हे पीप, কেমন আছো তোমরা? दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नेटफ्लिक्स की फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 1978, जो कि फेयर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 की डायरेक्ट सीक्वल है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप लोग पहले उसे देख लो, वरना पार्ट 2 आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर रखा है, जो आपको ऊपर आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एंड कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको फेयर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 मूवी की स्टोरी को कंप्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप हमारे शाउट आउट सवाल में पार्टिसिपेट कर पाए, जो कि हर वीडियो के एंड में आती है। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हमें फर्स्ट पार्ट का एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है, जहां मूवी के एंड में डीना ने पोजेस्ड सैम को बांध दिया था एंड उसके बाद वो और जॉश सैम को लिए 1978 कैंप नाइटविंग की सर्वाइवर सी बर्मन से मिलने निकल पड़े थे, जिससे शायद उन्हें कुछ मदद मिल सके। अब हम फाइनली सी बर्मन को देख पाते हैं, जिसके पास वही इट्स हैपनिंग वाला नोट था जो कि फर्स्ट पार्ट में शेरिफ गुड ने किसी के घर में डाला था। मतलब कि शेरिफ गुड ने वो नोट सी बर्मन को ही आगाह करने के लिए डाला था एंड वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, बट कैसे, ये मूवी में हमें आगे पता चलेगा। हम व्यूअर्स देखते हैं कि सी बर्मन बिल्कुल अकेली एक घर में रहती है, जहां उसने फुल सिक्योरिटी के साथ काइंड ऑफ खुद को उस घर में कैद कर रखा था, जहां वो हर चीज टाइम टू टाइम करती थी और ऐसी जिंदगी जीते हुए उसे आज 5936 दिन बीत चुके हैं। दिस सीन क्लियरली सिग्निफाइज कि वो किसी से डर के ऐसे छुप के अपनी जिंदगी गुजार रही है। खैर, नाउ अब सी बर्मन से मिलने उसके घर डीना एंड जॉश आते हैं, जो अपने साथ पोजेस्ड सैम को भी लाए थे। यहाँ डीना सी बर्मन से सैम के लिए मदद मांगती है, जहाँ पहले तो वो उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है, बट फिर डीना के बहुत रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार वो मान जाती है। ये लोग पहले तो पोजेस सैम को अच्छे से बांध उसे बाथरूम में लॉक कर देते हैं और इसके बाद सी बर्मन उन्हें 1978 कैंप नाइटविंग के उस मैसेकर के बारे में बताती है, जहां हम व्यूअर्स सी बर्मन के हाथ में एक डायरी देख पाते हैं जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ था उस सारा फेयर विच के बारे में। अब यहाँ से मूवी फ्लैशबैक यानी कि 19 जुलाई 1978 कैंप नाइटविंग में शिफ्ट होती है, जहां हम जिगी बर्मन को देख पाते हैं, जिसे कुछ सनीवेल कैंपर्स ने पकड़कर एक पेड़ से लटकाकर टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उसने शीला के पैसे चुराए थे, जो कि एक सनीवेलर थी एंड जिगी एक शेडी साइडर। वो लोग जिगी को पेड़ से लटकाकर एक विच की तरह ट्रीट कर रहे थे, कॉज जिगी सारा फेयर की बातों पर यकीन करती थी एंड बाकी के लोग नहीं, एंड उन लोगों ने जिगी को उसी पेड़ से लटका रखा था जिसमें सन 1666 में सारा फेयर को फांसी दी गई थी एंड आफ्टर दैट उसी पेड़ के नीचे उसे दफनाया गया था। खैर, ना वहाँ सनीवेल कैंप का काउंसिलर निक गुड एंड उसका फ्रेंड कर्ट आते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि इन प्रेजेंट शेरिफ निक गुड है, और वहाँ उसका भाई विल भी था, जो कि इन प्रेजेंट सनीवेल का मेयर था। वहाँ कर्ट जिगी को चोरी करने के इल्जाम में कैंप से सस्पेंड करने को बोलता है, बट यहाँ निक उसे रोक लेता है एंड जिगी को बचा लेता है, कॉज वो मन ही मन में जिगी को बेहद लाइक करता था। वहाँ हम कैंप में आगे अब जिगी की बहन सिंडी को देख पाते हैं, यानी कि सी बर्मन को, जो कि अपने बॉयफ्रेंड शेडी साइड कैंप के काउंसिलर टॉमी के साथ आर्ट हाउस की सफाई कर रही थी, जहाँ एक अजीब सी लाल काई जमी हुई थी। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, तो ऐसी ही लाल काई हमने फर्स्ट पार्ट में सारा फेयर की ग्रेव के पास भी देखा था। यहाँ हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि जिगी एंड सिंडी दोनों ही बहनों में कुछ खास नहीं बनती थी, कॉज जिगी सारा फेयर की बातों पे यकीन करती थी एंड शी एक्सेप्टेड कि वो एक शेडी साइडर है, बट वही सिंडी इन विच वाली बातों पे यकीन नहीं करती थी एंड वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनना चाहती थी, लाइक सनी वेलर्स लोग की तरह। खैर, नाउ जिगी अब वहाँ कैंप में नर्स लेन से मिलने जाती है, कॉज सनी वेलर्स के टॉर्चर्स की वजह से उसे कई चोटें आई थी, इसलिए वो नर्स लेन से मरहम पट्टी कराने आई थी। बट यहाँ उसे पता चलता है कि नर्स लेन भी सारा फेयर पे बिलीव करती थी एंड उनके पास सारा फेयर से जुड़ी एक डायरी भी थी, जिसमें काफी कुछ डिटेल्स थी अबाउट सारा फेयर। एंड दोस्तों, ये वही डायरी थी जिसे हमने फ्लैशबैक से पहले सी बर्मन के हाथों में देखा था। यहाँ मैं बता दूं कि नर्स लेन और कोई नहीं बल्कि एक शेडी साइड किलर रूबी लेन की माँ थी, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। एंड नर्स लेन का मानना था कि उनकी बेटी रूबी को सारा फेयर ने ही पोजेस कर वो सारे खून करवाए थे, जो कि ऑब्वियसली कोई नहीं मानता था। एंड इसने ही नर्स लेन सारा फेयर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर उस डायरी में लिखती थी, ताकि वो सच सबके सामने ला सके।
एनीवेज, सो अब यहाँ दूसरी तरफ सिंडी एंड टॉमी अब आउटहाउस को छोड़ मेस हॉल को साफ कर रहे थे कि तभी वहाँ नर्स लिन आ जाती है एंड शॉकिंगली वो टॉमी से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, मैंने तुम्हारा नाम उस दीवार पे देखा, सो ऐसे नहीं तो वैसे आज रात तुम मर ही जाओगे। और इतना कहकर ही वो टॉमी पे एक नाइफ से हमला कर देती है, जहाँ टॉमी के सर पे हल्की सी चोट तो आती है बट वो एट एनी हाउ नर्स लिन को रोक लेता है, जिसके बाद उन्हें वहाँ से पुलिस ले जाती है। एंड वहाँ कैब में सभी को यही लगता है कि जिस तरह एक दिन सडनली उनकी बेटी यानी कि रूबी लेन पागल होकर एक साइको किलर बन गई थी, वैसे ही ठीक आज वो भी बन गई। वहाँ कैब में कोई कह रहा था कि ये सारा फेयर का ही काम है और कोई शेडी साइडर्स को ब्लेम कर रहा था, बट वही सिंडी को ये लग रहा था कि नर्स लेन अपनी बेटी के गम में ड्रग्स लेती होगी जिस वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी, और जो कि एक नर्स थी तो उनके पास दवाइयों की कमी तो थी नहीं। इसलिए सिंडी और टॉमी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए नर्स लेन के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ उन्हें वही सारा फेयर वाली डायरी मिलती है जिसमें लिखा था कि सारा फेयर ने मरने से पहले डेविल के साथ एक डील की थी, जहाँ उसने अपना एक हाथ काट दिया था जिसके बदले वो अमर हो गई एंड उसने पूरे टाउन को कर्ज कर दिया। एंड ये कर्ज अब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारा फेयर के उस कटे हुए हाथ को उसके बॉडी से नहीं मिलाया जाता। एनीवेज, नाउ ये लोग वो डायरी पढ़ी रहे होते हैं कि तभी उधर सिंडी की फ्रेंड एलिस एंड उसका बॉयफ्रेंड आनी आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बेहद बड़े वाले चर्ची थे एंड नर्सलैंड के ऑफिस में वो ड्रग्स खोजने आए थे। बट सिंडी एंड टॉमी के हाथों में वो डायरी देख वो भी उस डायरी को पढ़ने लगते हैं एंड यहाँ एलिस को उस डायरी में नर्सलैंड द्वारा बनाया हुआ एक मैप मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कैंप आज उधर ही बना हुआ है जहाँ सन 1666 में यूनियन हुआ करता था, मतलब कि जब शेडी साइड एंड सनीवेल एक थे। इसके अलावा मैप में एक जगह सारा फेयर भी लिखा हुआ था एंड उसके आसपास ही कई सारे क्रॉस मार्क्स बनाए हुए थे, जिससे इन्हें ये लगता है कि उसी जगह सारा फेयर का घर होगा एंड इसलिए वो लोग वहां जाने का डिसाइड करते हैं, जबकि उन चारों को ही इन बातों पे बिलीव नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ कैब में आज रात होने वाली कलर वॉर गेम की तैयारी चल रही होती है, जहाँ सनी विलियम्स तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हर साल की तरह वही इस गेम को जीतने वाले हैं, बट वही दूसरी तरफ शेडी साइडर्स भी ये पहले ही मान चुके थे कि हर साल की तरह वही इस गेम को हारने वाले हैं। इसके अलावा हम और निक को भी देख पाते हैं जो जिगी से मिलने आया था, जहाँ जिगी शीला से रिवेंज लेने का प्लान बना रही थी एंड निक जो कि उसे पसंद करता था इसलिए वो भी शीला से बदला लेने में उसकी मदद करता है। और यहाँ दूसरी तरफ रात को वो चारों ही उस मैप के क्रॉस वाले जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें कई सारी ग्रेप्स खुदी हुई दिखती है एंड तब उन्हें समझ आता है कि नर्सलैंड ने ही वो ग्रेप्स खोदी थी सारा फेयर के हाथ को ढूंढने के लिए, और जहाँ जहाँ उन्होंने खोदा था वहाँ उन्होंने क्रॉस मार्क बनाया था, और नर्सलैंड उसी पर्टिकुलर जगह पे सारा फेयर के हाथ को इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि उधर पास ही सारा फेयर का घर था, जो कि इन चारों को भी अब दिख जाता है। नाउ ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ काफी अजीबोगरीब चीजें थी एंड तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि अब टॉमी के आसपास भी कई सारी मक्खियां भिनभिनाने लगती है एंड उसे भी कोई पुकार रहा था, जस्ट लाइक रायन एंड सैम, मतलब कि अब वो भी पोजेस्ड होने वाला था। उस घर के बेसमेंट में अब सिंडी एंड एलिस को वो डायरी वाला विचेस मार्क भी दिखता है एंड उन्हें हुआ वो वॉल भी दिखती है जिसमें शेडी साइड के सभी किलर्स का नाम लिखा हुआ था, पर यह हैरानी वाली बात ये थी कि उस वॉल पे अब टॉमी का नाम भी लिखा हुआ था। एंड यहाँ अब हम समझ पाते हैं कि नर्सलैंड जब इधर आई थी तो उन्हें भी इस वॉल पे टॉमी का नाम दिखा था और वो समझ गई थी कि टॉमी भी अब जल्दी पोजेस्ड होकर एक साइको किलर बनने वाला है और इसलिए ही उन्होंने उस पर हमला किया था। खैर नाउ यहाँ सिंडी और एलिस उस चीज को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उधर टॉमी पूरा पोजेस्ड होकर एक कुल्हाड़ी से आनी को बड़े ही बेरहमी से मार डालता है, और ये दृश्य देख सिंडी और एलिस डर के मारे उधर ही बेसमेंट के एक सीक्रेट केव के अंदर चली जाती है, जो कि पत्थर गिरने से पूरा जाम हो जाता है, जिससे टॉमी से तो उनकी जान बच जाती है बट वो दोनों उधर ही ट्रैप हो जाती है एंड टॉमी अब उन्हें छोड़ अब कैंप की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ अब सबको एक एक करके मारने वाला था। इधर दूसरी तरफ कैंप में जिगी एंड निक शीला को आउट हाउस में बंद कर उस पर कीड़े मकोड़े डाल उसे उधर ही लॉक कर देते हैं ताकि जिगी उससे अपना बदला ले सके। बट जैसे ही वो दोनों वहां से वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें उधर एक कैंप रूम में एक बच्चे जेरेमी की लाश मिलती है, जिसे किसी कुल्हाड़ी से बड़े ही बेरहमी से मारा गया था, यानी कि ऑब्वियसली ये टॉमी ने किया था जो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। एनीवेज इधर दूसरी तरफ सिंडी और एलिस उस गुफा से निकलने की बेहद कोशिश करती है बट वो बार बार घूम के एक ही जगह पहुंच जा रही थी एंड तब उन्हें समझ आता है कि वो पूरी गुफा एक विचेस मार्क है जिसका सिंबल उस डायरी में बना हुआ है, सो मे बी उस सिंबल को फॉलो करते हुए वो उस गुफा से बाहर निकल सके। ये लोग तुरंत ही उस सिंबल को फॉलो करते हुए उसके सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अजीब सी काली चीज दिखाई देती है जिसके आसपास कई सारी मक्खियां थी एंड वो चीज दिल की तरह धड़क भी रही थी। नाउ एलिस उस चीज को छू कर देखने लगती है एंड उस चीज को छूते ही एलिस को वहाँ शेडी साइड के सारे किलर्स दिखने लगते हैं एंड कई सारे बिना आंखों वाले डेड बॉडीज भी, जिससे एलिस को ये दृश्य रियल लगने लगते हैं एंड डर के मारे वो उनसे बचने के चक्कर में अपनी पैर की हड्डी तोड़वा बैठती है।
खैर, इधर दूसरी तरफ जेरेमी की लाश देख जिगी और निक तुरंत ही सारे बच्चों को मेस हॉल में जमा करते हैं ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि कोई ना कोई फिर से साइको किलर बन चुका है। निक आगे अब गैरी के साथ बाकी बच्चों को ढूंढने बाहर जाता है एंड तब जिगी को भी याद आता है कि शीला तो आउट हाउस में अभी भी बंद है, इसलिए वो तुरंत ही उसे छुड़ाने आउट हाउस की तरफ निकल पड़ती है। पर वहां पहुंचने पर शीला और उसमें फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। नाउ इधर दूसरी तरफ गुफा में सिंडी और एलिस को वही लालकाई दिखती है जो सिंडी को सुबह आउट हाउस की सफाई करते वक्त दिखी थी। ये लोग उस लालकाई को फॉलो करते हुए आउट हाउस के बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, जहां ऊपर जिगी ने शीला को मार के बेहोश कर दिया था एंड वहां उसके साथ गैरी भी था। उन दोनों को ही अब वहां आउट हाउस के नीचे से किसी की चीखने की आवाजें आती है एंड वो लोग देखते हैं कि वो सिंडी और एलिस थे। इसके अलावा इधर बाहर कैंप में निक को कुछ और शेडी साइड के बच्चों की लाशें मिलती है, इसलिए वो कट को तुरंत ही सभी बच्चों को लेकर बस से वहां से निकल जाने को बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि जितनी देर वो वहां रुकेंगे उन्हें उतनी ही लाशें मिलती जाएगी। खैर, यहाँ दूसरी तरफ अब जिगी और गैरी एलिस को उस केप से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उधर टॉमी पहुंच जाता है एंड वो सीधा गैरी की गर्दन ही उड़ा देता है, जिस वजह से एलिस फिर से नीचे गिर जाती है एंड टॉमी अब जिगी पे अटैक करता है। बट जिगी एटेनियो वहां से बाहर निकल जाती है एंड बाहर उसे निक मिलता है, जहाँ वो दोनों लैब में छुप जाते हैं। बट टॉमी वहां भी पहुंच जाता है एंड जिगी को बचाने के चक्कर में निक के पैरों में कुल्हाड़ी लग जाती है। नाउ जिगी अब तुरंत ही लैब से बाहर रोड की तरफ भागती है, बट वो देखती है कि उनकी कैंप बस ऑलरेडी वहां से बाकी बच्चों को लिए निकल चुकी थी, विच मीन्स कि अब उस कैंप में बस सिर्फ वही कुछ गिने चुने लोग थे और वो साइको किलर था। यहाँ दूसरी तरफ उस केव में सिंडी को डायरी के मैप से वहां से निकलने का और एक रास्ता मिलता है जो कि मेस हॉल में निकलता था, इसलिए वो घायल एलिस को उधर ही छोड़ अकेले ही बाहर से मदद लेने जाती है। और इतने में ही वह एलिस उस डायरी से अपना दिमाग लड़ाकर सारा फेयर के हाथ को उसी गुफा में ढूंढ लेती है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ बाहर जिगी को फॉलो करते हुए टॉमी अब मेस हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ जिगी लाउड म्यूजिक ऑन करके बड़े ही चालाकी से टॉमी को मारने की कोशिश करती है, बट तभी म्यूजिक बंद हो जाता है एंड टॉमी जिगी को पकड़ लेता है। नाउ टॉमी से खुद को बचाने के लिए जिगी एक सैक से उसके चेहरे को ढक देती है, जिससे टॉमी को उसे उसका नाइट विंग किलर वाला लुक मिल जाता है। बट यहाँ जिगी को इससे कोई भी मदद नहीं मिलती एंड टॉमी अब लगभग उसे मारने ही वाला था, बट तभी उधर फाइनली सिंडी उस केव से निकल मेस हॉल में आ जाती है एंड वो टॉमी को एक नाइफ से कई बार स्टैब करके उसे मार डालती है, जिससे हम व्यूअर्स को अब यही लगता है कि फाइनली ये नाइटमेयर इधर ही एंड हुई। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि उधर अब एलिस भी पहुंच जाती है एंड वो अपने साथ लेकर आई थी सारा फेयर का हाथ, क्योंकि वो जानती थी कि इस कर्ज को हमेशा के लिए सिर्फ तभी खत्म किया जा सकता है जब उस हाथ को सारा फेयर की बॉडी से जोड़ा जाए। नाउ जो कि ये लोग जानते ही थे कि सारा फेयर की बॉडी उसी पेड़ के नीचे दफन है जिससे उसे लटकाया गया था, इसलिए सिंडी और एलिस उस हाथ को उसकी बॉडी से जोड़ने के लिए प्लान करने लगते हैं। बट तभी सडनली जिगी के नाक से खून निकलने लगता है एंड वो सीधा गिर जाता है उसी हाथ पर, जिससे उसे भी अब वो विच दिखने लगी थी जैसे सैम को दिखी थी। यानी कि अब जिगी ने भी उस कर्ज को फिर से ट्रिगर कर दिया था और अब सारे मरे हुए किलर्स फिर से जिंदा होंगे एंड होता भी ठीक कुछ ऐसा ही है। हम देखते हैं कि वो सारे किलर्स अब उस अजीब से दिल जैसे चीज से निकलना चालू करते हैं एंड वहाँ टॉमी भी फिर से जिंदा हो जाता है। नाउ ये तीनों अब तुरंत ही वहां से भाग उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं, बट तभी टॉमी एलिस को बड़े ही बेरहमी से उनके सामने मार डालता है, जिसे देख सिंडी गुस्से में बिल्कुल बौखला जाती है एंड वो गुस्से में आकर इस बार टॉमी का सर उसके धड़ से ही अलग कर देती है। खैर, नाउ सिंडी एंड जिगी तुरंत ही उस पेड़ के नीचे जाकर खोदना चालू करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी बॉडी नहीं मिलती, जो कि हम व्यूअर्स पहले से ही जानते थे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि सैम को सारा फेयर की ग्रेव शेडी साइड एंड सनीवेल के बीच जंगलों में मिली थी, जो कि ऑब्वियसली ये पेड़ वाली जगह तो नहीं थी। एनीवेज, उन दोनों को वहाँ वो ग्रेव खोदने पर सारा फेयर की बॉडी की जगह एक स्टोन मिलता है जिसपे लिखा था कि विच हमेशा जिंदा रहेगी, जिसका मतलब क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग चारों तरफ से ऑलरेडी उन किलर से घिर चुके थे। यहाँ सिंडी जिगी को कहती है कि उस हाथ पे तुम्हारा खून गिरा था, इसलिए वो सब शायद तुम्हारे ही पीछे है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। बट सिंडी के इतना कहते ही वहाँ टॉमी अगेन वापस से जिंदा होकर आ जाता है एंड इस बार वो सिंडी को मार डालता है एंड इन अदर हैंड एक दूसरा किलर जिगी को एक नाइफ से स्टैब करके मार डालता है एंड इन दोनों ही बहनों को बड़े ही बेरहमी से मारने के बाद वहाँ सारे किलर्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं। नाउ वहाँ इनके बॉडीज के पास निक आ पहुंचता है, जो कि अभी भी जिंदा था, बस थोड़ा घायल था। वो तुरंत ही जिगी को CPR देके उसे जिंदा करने की कोशिश करता है एंड लकीली कुछ देर बाद ही वो वापस से जिंदा हो जाती है, बट सैडली ये लोग सिंडी को बचा नहीं पाते। सो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट की सी बर्मन सिंडी नहीं बल्कि जिगी है, जो कि मरने के बाद दोबारा से जिंदा हुई थी। दरअसल जब लास्ट में पुलिस ने वहाँ कैंप में आकर इंक्वायरी की थी, तब निक ने पुलिस को जिगी का रियल नाम बताया था, जो
जो था क्रिस्टीन वर्मन, और तब से ही उसका नाम सी वर्मन हो गया। इसके अलावा जिगी ने निक को विच वाली सारी बातें बताई थी, लेकिन निक चाहते हुए भी जिगी की बातों पर भरोसा नहीं करता एंड पुलिस को ये बोलता है कि टॉमी ने ही पागल होकर ये सारी किलिंग्स की थी और इसमें कोई भी सुपरनैचुरल एंगल नहीं है। एंड तब से ही जिगी और निक अलग हो गए। जहाँ निक सनीवेल का एक शेरिफ बन गया तो वही जिगी आज भी डर के एक कमरे में खुद को बंद रखती है। खैर, सो नाउ जिगी उर्फ सी वर्मन से पूरी स्टोरी सुनने के बाद डीना को थोड़ी उम्मीद जागती है एंड उसे लगता है कि वो इस कर्ज को खत्म कर सकती है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि इन लोगों को सारा फेयर की रियल ग्रेव कहाँ है ये पहले से ही पता थी, और उसका कटा हुआ हाथ सिंडियन जिगी ने कैंप में उसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया था जहाँ वो सारा फेयर की बॉडी को ढूंढ रहे थे। एंड आज उसी कैंप की जगह पे शेडीसाइड मॉल था जिसके अंदर हैंगिंग गार्डन में वो पेड़ आज भी था। सो इसलिए डीना एंड जॉश तुरंत ही शेडी साइड मॉल जाकर उस पेड़ के नीचे खोदने लगते हैं एंड लकीली उन्हें वो कटा हुआ हाथ उधर मिल जाता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डीना तुरंत ही उस हाथ को ले जाकर उसे सारा फेयर की बॉडी से रियूनाइट कर देती है एंड तभी अगेन डीना के नाक से खून गिरने लगता है एंड उस हाथ को बॉडी से जोड़ते ही उसे फ्लैशबैक के कुछ विजन्स आने लगते हैं एंड वो पहुंच जाती है वक्त में पीछे, यानी कि सन 1666 में, जहां वो खुद अब सारा फेयर की आंखों से सब कुछ देखेगी और हमें पार्ट 3 में फाइनली इन सब चीजों की जड़ पता चलेगी। बट फिलहाल के लिए ये पार्ट टू बी कंटिन्यूड दिखाते हुए एंड पार्ट 3 के लिए कई सारे सवाल छोड़ते हुए इधर ही एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई है तो देन प्लीज इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। एंड इफ अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है इतिशा त्रिवेदी को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया था। सो टुडे शाउट आउट गोज टू इतिशा त्रिवेदी। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार जिगी नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर, नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।